टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारा ये कार्यक्रम ताकि आप तक पहुंचा सके कृषि जगत में हो रही गतिविधियों की जानकारी। हमारे तीनों सेगमेंट्स रहेंगे आज के कार्यक्रम में। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया, जिसके जरिए बहुत कुछ खास हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जलवायु परिवर्तन और उसके असर के बारे में। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे मशरूम लेडी विनीता कुमारी से और अंत में बात होगी कृषि अवसंरचना कोष की। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करें हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ और जानते हैं कि कृषि जगत में क्या कुछ खास बदलाव हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। जी हाँ, इसका असर हम देख रहे हैं। बारिश के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से फसलों की पैदावार भी प्रभावित हो रही है। ये हमारे किसानों के लिए और साथ ही साथ हमारे कृषि वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस दिशा में हम सभी को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। किस तरह से इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं या फिर करने की जरूरत है, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। अगस्त सितंबर तक बारिश होना, ये सब जलवायु में होने वाले बदलाव की वजह से हो रहा है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत फिलहाल 7वें पायदान पर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश जलवायु परिवर्तन के सबसे प्रभावित देशों में शामिल है। कृषि क्षेत्र भी जलवायु परिवर्तन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। असमान बारिश के कारण हमारे देश में फसलों का खराब होना आम बात हो गई है। भारत की कुल कृषि भूमि का 55% हिस्सा सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है। 2050 तक मॉनसून में होने वाली बारिश में 70% तक गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय कृषि की रीढ़ टूट जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 19वीं सदी के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 3 से 6 डिग्री तक बढ़ गया है। अनुमान ये भी है कि आने वाले 80 साल में खरीफ फसलों के मौसम में औसत तापमान 0.7 से 3.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों को डर है कि बढ़ता तापमान महाविनाश का कारण बन सकता है। तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भारत में 6000 किलो गेहूं का उत्पादन कम कर सकती है। इसके अलावा मक्का की उपज भी 2050 तक 18% कम होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी फसलों के उत्पादन पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है, जो आने वाले समय में खाद्य आपूर्ति का संकट पैदा कर देगा। बारिश के पैटर्न में बदलाव वर्षा आधारित क्षेत्रों में उत्पादन को प्रभावित करेगा, जबकि शीतलहर और पाला तिलहनों और सब्जियों की पैदावार में कमी लाएगा। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर बागवानी फसलों पर पड़ने वाला है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ का, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात का, उत्तर पश्चिम भारत में पाले का, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में गर्म लहरों का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये जलवायु आपदाएं भी कृषि उपज को नुकसान पहुंचाती हैं। जलवायु परिवर्तन किसी न किसी रूप से मिट्टी, मवेशियों और कीट पतंगों पर भी असर डालता है। जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए किसानों को संरक्षित और शुष्क कृषि अपनाने की ओर प्रेरित किया जा रहा है।
साथ ही ऐसे बीज तैयार किए जा रहे हैं जिन पर जलवायु परिवर्तन का असर कम से कम हो। बस जरूरत है किसानों को ऐसे बीज खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की। किसान फसल बीमा योजना से जुड़कर भी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि सिंचाई योजना जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले सूखे से लड़ने में मददगार होगी। दूसरी ओर देश में जलवायु स्मार्ट कृषि विकसित करने की ठोस पहल की गई है। ये एकीकृत दृष्टिकोण है जिसमें फसली भूमि, पशुधन, वन और मत्स्य पालन के प्रबंधन का प्रावधान होता है। शून्य जुताई प्रौद्योगिकी खेती के प्रचलित तरीकों से ज्यादा टिकाऊ है। इसके अलावा देश में जलवायु स्मार्ट कृषि विकसित करने की ठोस पहल की गई है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की परियोजना भी लागू की गई है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमारी मशरूम लेडी बिनीता कुमारी से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। क्या कुछ खास है हमारे इस सेगमेंट में, आइए जानते हैं। मशरूम की खेती की अगर हम बात करें तो लगातार इसका जो स्तर है हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। हमारे किसानों का रुझान इसकी खेती की ओर बढ़ रहा है। इसमें कई तरह के औषधीय गुण होते हैं, कई तरह के पोषण तत्व होते हैं जिसकी वजह से इसका सेवन करने से हमारी सेहत काफी अच्छी बनी रहती है। इसकी खेती की ओर हमारे किसान अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। आज के हमारे सेगमेंट में एक ऐसी ही सफल उद्यमी से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिनका नाम वैसे तो बिनीता कुमारी है, लेकिन ये जानी जाती हैं मशरूम लेडी के नाम से। किस तरह का रहा है इनका सफर, आइए जानते हैं।
विनीता कुमारी बांका जिला बिहार की रहने वाली एक सफल महिला उद्यमी है। इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र बांका से मशरूम उत्पादन में प्रशिक्षण लिया हुआ है। इन्होंने मशरूम की खेती गन्ने के पत्तों, मक्का और धान फसल के बेकार हुए बीजों के ऊपर करती है। साथ ही वे उत्पादन मशरूम का विपणन भी करती है। विनीता कुमारी मशरूम की विभिन्न प्रजातियों को अपनाकर साल भर इनका उत्पादन करती है। साथ ही गांव के अन्य किसानों को मशरूम स्पॉन और बीज भी उपलब्ध कराती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बांका से मशरूम उत्पादन में प्रशिक्षण लेकर इन्होंने अपनी एक इकाई खोली है, जिसमें वे और अन्य प्रशिक्षित किसानों की मदद से सफलतापूर्वक मशरूम उत्पादन करती है। शुरुआत में इन्होंने 25 बैग तैयार किए थे। वर्तमान में विनीता कुमारी मशरूम उत्पादन से सालाना लगभग 2.5 से 3 लाख तक आय कमा लेती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा द्वारा प्राप्त उचित प्रशिक्षण और सुविधाओं के सहारे वे मशरूम उत्पादन और स्पॉन उत्पादन के बारे में और भी शिक्षित हुई है। मशरूम उत्पादन को और भी आसान बनाने के लिए इन्होंने लोन लेकर नई मशीनें भी खरीदी है, जिसका उपयोग वे मशरूम उत्पादन में किया करती है। इनकी सफलता से प्रेरित होकर इनके गांव और आसपास से लगभग 300 महिला किसान भी इनके उद्यम से जुड़कर मशरूम उत्पादन कर रही है और अपने परिवार का सहारा बन उनका भरण पोषण कर रही है। विनीता कुमारी मशरूम की बढ़ती मांग को देखते हुए भविष्य में नई तकनीकों से सुसज्जित मशरूम स्पॉन लैब बनाने की आशा रखती हैं। साथ ही अपने गांव को मशरूम उत्पादन का हब बनाने का भी सपना इन्होंने देखा है। इनकी कड़ी मेहनत और लगन अन्य महिला किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। अभी के समय की हम बात करें किसान भाइयों बहनों, तो ये सरसों की खेती के लिए बिल्कुल अनुकूल चल रहा है, लेकिन अच्छी उपज आपको तभी मिलेगी जब आप शुरुआत से सही तरह से प्रबंधन करेंगे। अभी नवंबर चल रहा है और इसमें आप इसके लिए देखभाल कर सकते हैं। अगर बुआई नहीं की है तो अभी भी कर सकते हैं। किस तरह की आपको क्रियाएं करने की जरूरत है, आइए जानते हैं। रबी मौसम में तिलहनी फसलों की खेती की अगर बात की जाए तो सरसों की फसल किसानों के लिए बेहद अहम स्थान रखती है। कृषि के साथ साथ ये प्रसंस्करण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण फसल है। भारत में सरसों की अच्छी खपत है, इसलिए किसान भाइयों के लिए इसकी फसल का बेहतर प्रबंधन एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए अगर किसान भाइयों ने सरसों की फसल को अभी तक नहीं बोया है तो नवंबर के प्रथम पखवाड़े में इसकी बुआई का कार्य पूरा कर लें। वहीं अगर सरसों की बुआई अक्टूबर में कर ली गई है तो फसल में विरलीकरण और खरपतवार नियंत्रण का कार्य निपटा लें। अच्छी पैदावार और बेहतर उपज के लिए बुआई के तुरंत बाद खरपतवार नियंत्रण करना उचित रहता है। अगर सरसों की फसल 35 दिन की हो और वर्षा की संभावना ना नजर आए, ऐसी स्थिति में फसल में पहली सिंचाई का काम कर दें। फसल में पोषण प्रबंधन की तैयारी करें और उर्वरकों का इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी की जांच करवाएं। सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार अपनी फसल में कीटनाशक और उर्वरकों का इस्तेमाल करें। जिन क्षेत्रों में पछती बुवाई की जाती है, जैसे खास करके जहाँ पर धान लगाया जाता है, धान की कटाई के बाद में सरसों लगाते हैं, वहाँ पर पछती सरसों की हम बुवाई करते हैं और ये बुवाई कभी कभी नवंबर से लेकर दिसंबर तक जाती है। तो उस समय किस्मों का चयन और भी अति आवश्यक हो जाता है। कई क्षेत्रों में देखा गया है कि पछती में भी लोग तोरिया को ही लगाते हैं। तोरिया की फसल में बहुत सहनशीलता होती है, लेकिन इसमें उत्पादन कम आता है। उसकी जगह पर पछती बुवाई में नवंबर के आखिरी तक अगर बुवाई करनी है आपको, जहाँ पे धान के बाद में जैसे कई क्षेत्र हैं, जैसे आपका पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत है, तो वहाँ पर इसके बाद में पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 30, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, ये ऐसी किस्में हैं जो 110 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। और इनमें बाद में जैसे तापमान बढ़ता है अप्रैल के महीने में, तो टर्मिनल हीट के लिए भी थोड़ी टॉलरेंस रहती है। तो पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा तारक, पूसा सरसों 25, पछती अगर फसल लगा रहे हैं तो आप इन किस्मों का चयन करें।
न कि तोरिया को लगाएं। तो इस प्रकार से जब इनको आप इस तरह की उन्नत किस्मों को लगाएंगे तो पछेती में भी उन्नत प्रबंधन के माध्यम से आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो वहाँ पर भी हमको फसल बीज उपचार करना होता है। इसमें बायो फर्टिलाइज़र के साथ साथ में हम ये आपके फंजीसाइड से उसके बीज को उपचारित करते हैं और फर्टिलाइज़र का भी प्रबंधन करते हैं। इसके साथ साथ में जैसे खरपतवार भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और अगर हम खरपतवारों का समय पर नियंत्रण ना करें सरसों की फसल में तो हमारी पैदावार में बहुत कमी आ जाती है। तो देखा गया करीब 30 से 35% जो है सरसों की फसल में उपज में कमी हो जाती है, साथ साथ में तेल की मात्रा भी कम हो जाती है। तो सरसों की फसल में खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए बुवाई के तुरंत बाद, जिसको हम बोलते हैं कुछ जैसे प्री इमरजेंस शाकनाशी उपलब्ध हैं, जिसमें ऑक्जा डाइग्रिल एक करके शाकनाशी आता है। इसकी करीब 90 ग्राम AI की मात्रा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, उसकी मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहती है। इसके साथ साथ में पेंडामिथिलीन जो कि काफ़ी प्रचलित शाकनाशी है, और इसको भी करीब 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई के तुरंत बाद, लेकिन जमने से पहले इसका हम छिड़काव कर देते हैं। तो सरसों की फसल में जो अनवांटेड पौधे होते हैं, अनैच्छिक पौधे होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनका प्रकोप नहीं होने पाता है और आपको अच्छी फसल मिल जाती है। इसके साथ साथ में मृदा, जैसे हमने उर्वरक की बात की, तो उर्वरकों का इस्तेमाल करने से पहले आप मृदा की जांच अवश्य करा लें। आजकल सॉयल हेल्थ कार्ड ज़्यादातर किसान भाइयों को उपलब्ध कराए गए हैं। तो आपकी ज़मीन में की उर्वरा शक्ति क्या है, उसके आधार पर आप कितना उत्पादन लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की मात्रा की संतुति की जाती है। तो आप विशेषज्ञों से मिलकर के अच्छी अगर फसल की पैदावार लेना चाहते हैं तो उर्वरकों का अगर इस प्रकार से प्रबंधन करते हैं तो आपकी फसल की पौधों की संख्या अच्छी होगी और बाद में बढ़वार अच्छी होगी, और बढ़वार के साथ साथ में आपको पैदावार भी अच्छी मिलेगी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं।
पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का, यानी कि जानने का कि खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास हलचलें हो रही हैं। वैसे तो हमारे पूरे देश में खेती के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भी लगातार कार्य हो रहे हैं। अगर हम खास तौर पर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इस क्षेत्र में क्या कुछ खास हो रहा है, इस पर खास बातचीत की डीडी किसान से उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी ने। क्या कुछ खास कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। पिछले 7 वर्षों में किसान जो है मोदी जी के एजेंडे पर सर्वप्रथम रहा है और उस दृष्टि से उन्होंने अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई। हर प्रकार के किसान को किस तरीके से फ़ायदा उसको मिल सके और उन योजनाओं का कारगर तरीके से क्रियान्वयन जो है उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। साथ साथ में अपनी योजनाओं को भी चला करके हम लोगों ने किसानों को फ़ायदा पहुँचाने का काम किया और उसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश आज खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 4 वर्षों से जो है वो देश का सिरमौर बना हुआ है। और उसके साथ साथ जो है खरीदारी में भी, जो उत्तर प्रदेश में MSP पर खरीदारी बहुत कम होती थी, 10 लाख तक किसानों की भी खरीदारी नहीं कर पाते थे, आज हम लोगों ने जो है पिछले सालों में 70-80 लाख से ज़्यादा किसानों की हम लोगों ने खरीदारी की है और साथ में उनको लगभग 78,000 करोड़ रुपए से ऊपर उनके खातों में हम लोगों ने MSP के पैसे को भेजा है। इसी तरीके से जो 4-5 साल तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था, किसान का परेशान रहता था, आंदोलन रहता था, वह आंदोलन हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर विगत वर्षों का बकाये का भुगतान कराते हुए इस पेराई सीजन का भी लगभग 97% जो है वो भुगतान करा चुके हैं और ये 30 नवंबर के पहले वो पूरा का पूरा भुगतान हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए ये प्रशासन को कहा है। तो इस तरीके से एक प्रयास हुआ है कि हर क्षेत्र के भीतर आज साग सब्जियों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश आगे है। हम उत्तर प्रदेश के भीतर 4 पैक हाउस, मैंगो पैक हाउस, एक बनारस में, दूसरा एक लखनऊ के भीतर, एक सहारनपुर में हम लोगों ने तैयार कराया था, अब बनारस में और अमरोहा के भीतर तैयार करा रहे हैं। इसी तरीके से राज्य के भीतर लगभग 22-23 एक्सीलेंस सेंटर और मिनी एक्सीलेंस सेंटर बना करके किसानों को कैसे तकनीकी तरीके से खेती वो करें, उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है। तो इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश ने पिछले 4.5 साल के भीतर एक विशेष प्रयास करके योजनाओं का लाभ किसान तक पहुंचाए। PM किसान सम्मान निधि के भीतर भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को सब फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए उत्तर प्रदेश को जो है वो पुरस्कृत किया था। माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार ने हम लोगों ने राज्य के लगभग 2,54,00,000 किसानों के खातों में आज PM किसान सम्मान निधि का पैसा पिछले 2.5 साल के भीतर 37,521 करोड़ रुपए सिर्फ PM किसान का पैसा गया है। तो उन योजनाओं का तेज़ी से क्रियान्वयन कराया जाना, उसका परिणाम किसान भाइयों को दिया जाना, जिससे उनके भीतर एक काफ़ी उनकी कठिनाइयों का समाधान हो सके और बेहतर ज़िंदगी जी सकें, उसके लिए प्रयास किया गया है। तो किसान भाइयों बहनों,
ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। बता दें आपको, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप किसी भी समय हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कीजिए, हमारी ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। साथ ही अब बारी आती है हमारे पते की। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा यहाँ प्रकट होना ही इस बात का प्रमाण है कि दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दिया जाएगा। बोलिए श्री महागणेश की अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। ये गाँव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। आपने तो मेरी वो खुशियाँ छीन ली, वो ख्वाब छीन लिया जो मैं हमेशा देखता था। तो चुनाव आपको ही लड़ना होगा, और अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो फिर आप मेरा बड़ा मुंह देखेंगे। एक तरफ बेटे की खुशी और दूसरी तरफ पति की आज्ञा, फैसला करना बहुत मुश्किल है। जिंदगी उसका जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां।
बदलते भारत की शान। नाइन to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है।